हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी। आप लोगों का स्वागत है सोना स्टाइल चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मैं सोना चौधरी आज की वीडियो में आप लोगों को केदारनाथ यात्रा पर लेकर जाने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि केदारनाथ यात्रा पर कैसे जाएँ, यात्रा की शुरुआत कैसे करें और कहाँ से करें और कौन सी जगह पर आपको ठहरना है। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना आवश्यक है ताकि आपकी केदारनाथ यात्रा सुखद हो। हम सब ने 2013 की त्रासदी देखी है। 2013 का त्रासदी का डर मन से हटा दीजिए, क्योंकि इस बार पहले से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रशासन ने व्यवस्था की है। केदारनाथ यात्रा आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। तो अभी आवश्यक है कि केदारनाथ जाने का पर्याप्त श्रद्धा और सच्चा इरादा। केदारनाथ यात्रा मई से अक्टूबर सिर्फ 6 महीने तक ही चलती है। अक्षय तृतीया को अप्रैल या मई के महीने से यात्रा की शुरुआत की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर या नवंबर के महीने में कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हर साल केदारनाथ के कपाट खोलने और कपाट बंद होने की तारीख घोषित कर दी जाती है। तो अब प्रश्न उठता है कि कौन से महीने में यात्रा करें। तो मई और जून में बारिश का मौसम शुरू हुआ नहीं होता है। भारी बारिश होने का डर कम होता है और रात में इसका तापमान -7 डिग्री पर गिर जाता है। बर्फ़ का भरपूर आनंद उठा सकते हैं और भीषण गर्मी से भी आपको राहत मिल सकती है। मई और जून में स्कूल और कॉलेज की छुट्टी होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सभी ज़रूरी सामान महंगे बिकते हैं। कमरों का किराया भी ज़्यादा होता है। जिन लोगों को भीड़ और ठंड से परेशानी होती है, जो लोग शांति से केदार बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, वह सितंबर और अक्टूबर के महीने में जा सकते हैं। बारिश के मौसम में केदारनाथ की यात्रा ना करें, क्योंकि उस टाइम भारी बारिश होती है। 2013 की भयानक आपदा हम देख चुके हैं। तो ये जुलाई और अगस्त के महीने में आप केदारनाथ की यात्रा ना ही करें तो बेहतर होगा। तो हम अब केदारनाथ कैसे पहुँचे। केदारनाथ से सबसे नज़दीकी स्टेशन है हरिद्वार और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर फास्ट ट्रेनें जाती नहीं है। भारत के सभी प्रमुख शहरों से हरिद्वार के लिए प्रमुख ट्रेनें चलती हैं। अगर आपके शहर से हरिद्वार के लिए ट्रेनें नहीं है तो आप दिल्ली पहुंच जाइए। दिल्ली से बहुत सारी फास्ट और पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं। दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए बहुत सारी बसें भी चलती हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए किन चीज़ों को साथ लेना आवश्यक है। ठंड से बचने के लिए स्वेटर, मंकी कैप, रेनकोट, जूते, स्टार्च, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, सर दर्द के लिए पेन किलर, आधार कार्ड लेना आवश्यक है। केदारनाथ में कंबल मिल जाते हैं, साथ लेने की आवश्यकता नहीं है। हम केदारनाथ की यात्रा मई के महीने में करेंगे, क्योंकि मई के महीने में केदारनाथ यात्रा करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या आप लोग तैयार हैं केदारनाथ यात्रा करने के लिए। बाबा केदारनाथ का नाम लेके यात्रा शुरू करते हैं। हरिद्वार से आगे का सफ़र कैसे तय करना है पहले जान लेते हैं। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस लेनी पड़ेगी हमें। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 252 किलोमीटर है। बीच में कौन कौन से स्थल पड़ते हैं आपके सामने है। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी हमें बस से तय करनी पड़ेगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है। गौरीकुंड आखिरी स्टॉप है। गौरीकुंड से आगे बस नहीं जाती। गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप पैदल से भी जा सकते हैं और घोड़े से भी जा सकते हैं, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, जिसको वहाँ पे हेली बोलते हैं। अगर आप 12 बजे के बाद हरिद्वार पहुँचते हो तो आपका तुरंत सोनप्रयाग जाना संभव नहीं है। हरिद्वार से सोनप्रयाग का रास्ता पूरा घाटों और पहाड़ों से होकर गुजरता है, जो कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से कभी भी बंद हो सकता है। बीच बीच में रास्ते में जाम भी लगता रहता है, इसीलिए आप लोगों को हरिद्वार में एक रात रहना आवश्यक होता है। हरिद्वार स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहले आप कल का सोनप्रयाग जाने का एडवांस में बस बुक करा लें। हरिद्वार स्टेशन के सामने ही GMOU का ऑफिस है, तो आप कल सुबह का 6 बजे का बस यहाँ से बुक करा लें। हरिद्वार में रात रुकने का बहुत सारे होटल, आश्रम और धर्मशालाएं हैं। हरिद्वार घूम के रात आप होटल में आराम कर लीजिए। सुबह उठकर हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने का आप बस पकड़ लें।
सोनप्रयाग पहुंच जाएं। अगर रास्ता क्लियर रहा तो आप 4-5 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच जाओगे। सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड के लिए निजी वाहनों को जाने नहीं दिया जाता है। सोनप्रयाग में वाहनों को पार्किंग कर दिया जाता है। सोनप्रयाग में जाके सबसे पहले आधार कार्ड को और बायोमेट्रिक कार्ड को ले आना होगा। बायोमेट्रिक कार्ड यात्रा के लिए अनिवार्य है। इसी जगह पे चेकअप करना भी अनिवार्य है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर पड़ता है। गौरीकुंड जाने के लिए इस रास्ते से 1.5 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ेगा। इस ब्रिज तक जाना होगा। अगर आप मई के महीने में यात्रा कर रहे हैं तो आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा। लाइन में लगते हुए हमें इस ब्रिज पर आने के बाद इस पार से शेयरिंग जीप से हमें गौरीकुंड जाना पड़ेगा। जीप से गौरीकुंड जाने का 20 रुपये किराया पड़ता है। बहुत लोग सोनप्रयाग से ही घोड़े पर बैठकर यात्रा पर निकलते हैं। गौरीकुंड पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। रात गौरीकुंड में गुजारनी पड़ेगी। गौरीकुंड पहुंचते ही सबसे पहले कमरे का इंतजाम करना पड़ेगा। गौरीकुंड में GMVN का सरकारी लॉज बना हुआ है। प्राइवेट लॉज और होटल भी बने हुए हैं। कमरे में जाकर रात भर आराम से सो जाइए। सुबह जल्दी उठकर केदारनाथ जाने के लिए तैयार हो जाइए। केदारनाथ जाते समय कम से कम ज़रूरी सामान साथ लें और बाकी का सामान आप अपने होटल में ही छोड़ दें। बायोमेट्रिक कार्ड लेना ना भूलें। गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर की दूरी पर है। गौरीकुंड से जंगल चट्टी 4 किलोमीटर भी है और जंगल चट्टी से भीमबली 3 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर भीमबली से लीनचौली 4 किलोमीटर की दूरी पे है और लीनचौली से केदारनाथ बेस स्टॉप 4 किलोमीटर की दूरी पर है और केदारनाथ बेस स्टॉप से केदारनाथ का मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जगह जगह मेडिकल की सुविधा है। खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था है। केदारनाथ समुद्री लेवल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर है। बाबा केदारनाथ का नाम लेकर ट्रैक पर चलना शुरू कर दें। यहाँ से केदारनाथ ट्रैक की शुरुआत होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए घोड़े, खच्चर और डोली का इस्तेमाल कर सकते हैं और हेली यानी कि हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। हम पैदल ही केदारनाथ जाएंगे। बोलो केदारनाथ बाबा की जय। बड़े बड़े पहाड़, हरियाली हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। यहाँ पर कई स्थानों पर ऊंचाई से गिरते हुए झरने आपको दिखाई पड़ेंगे। इन झरनों के पास रुकना खतरनाक हो सकता है। ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं। धीरे धीरे भोले बाबा का नाम लेकर चलते रहें। टेढ़े मेढ़े रास्ते से आगे चलते रहें। 1-2 जगह इस तरीके के ब्रिज से होकर आपको गुजरना पड़ सकता है। ब्रिज के नीचे देखने से आपको खूबसूरत नदी का दृश्य आपको दिख सकता है। तो फ्रेंड्स, हम एक एक करके चढ़ाई चढ़ते जाएंगे। ऐसा कई जगह होगा कि हमें सांस फूलती हुई चढ़ाई करनी पड़ेगी। ठंड में भी पसीना छूट जाता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपने साथ एक कर्पूर ले ले। तो आपको जब भी सांस की कमी होगी तब आप कर्पूर को अपने नाक के पास लगा लेंगे तो आपको सांस आती रहेगी। बीच बीच में विश्राम स्थल भी बने हुए हैं। आप यहाँ पे बैठ के विश्राम कर सकते हैं। जगह जगह पर चाय पानी की भी व्यवस्था की गई है। नंगे पांव चलते हुए बुजुर्ग और एक महिला चल रही है। केदारनाथ आने के लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। मौसम यहाँ पे हर वक्त बदलता रहता है। पल भर में धूप आएगी, पल भर में बारिश होने लगेगी। फ्रेंड्स, अभी हम मंजिल के करीब हैं। क्या नज़ारा है। क्या हम स्वर्ग में तो नहीं आ गए ना। इस सुंदर पर्वत को देखकर हमारी थकान दूर हो जाएगी। हम अभी केदारनाथ पहुंच चुके हैं। सामने ही हेलीपैड दिख रहा है। हेलीपैड से थोड़ा सा आगे हमें और जाना होगा और हमें केदारनाथ बेस कैंप हम लोग आ चुके हैं। तो अब हमें बेस कैंप से आगे होकर चलना है। तो रास्ते के दोनों तरफ प्रसादें बिक रही हैं। हमारा नसीब अच्छा है, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है। हमें ज़्यादा देर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो अब हम लोग धीरे धीरे भोले बाबा का नाम लेते हुए लाइन में बढ़ रहे हैं। आगे नंदी मंडप है। हम नंदी को स्पर्श कर लेते हैं। स्पर्श करते हुए अब हम लोग बाबा से हमारा दर्शन हो गया है। तो अब हम लोग बाबा को नमन करते हैं। बाबा से यह मांगते हैं कि ये पूरे देश का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, सुखी हो। तो अब हमारा यात्रा सफल हो चुका है। हमारा बाबा से दर्शन हो गया है और इससे ज़्यादा हमें क्या ही चाहिए। हम लोग अब बाहर आ चुके हैं। अब हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो मंदिर के चारों तरफ बर्फ से भरी हुई पर्वतें नज़र आ रही है। 2013 में मलबे का पानी यहीं से होकर आया था और भयानक तबाही मचाया था। सामने ही दिव्य शिला दिख रही है।
2013 में त्रासदी के समय में यह मलबा के साथ ही ऊपर से बहकर आई थी और मंदिर के ठीक पीछे ही आकर लग गई थी। इस शिला की वजह से मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। लोग इसे दिव्य शिला और हनुमान शिला भी कहते हैं। मंदिर के ठीक पीछे अमृत कुंड बना हुआ है। नज़दीक से अंदर झांकने पर पानी नजर आता है। चलिए मंदिर के शिखर का दर्शन करते हैं। चारों ओर नजरें घुमा कर देखो, स्वर्ग की अनुभूति होगी। दर्शन करने के बाद आप नीचे आ जाइए। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में बहुत सस्ते खाने मिलेंगे, आप वहाँ पे खा। अगर आप में स्टेमिना बचा है तो पहाड़ के 1 किलोमीटर ऊपर जाकर भैरव बाबा का दर्शन कर लें। ऊपर से ठीक नीचे देखने पर केदारनाथ का दृश्य कुछ इस तरीके का दिखता है। केदारनाथ के पवित्र भूमि को नमन करके अब हम लोग चलते हैं वापस गौरीकुंड की तरफ। और यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है कि 2023 में यानी कि इस साल 27 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। यानी कि 23 तारीख को मीन्स 23 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, तो 27 तारीख को आदेश मिला है कि 27 तारीख को कपाट खुल जाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।